दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी की तैयारी। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम क्वेश्चन के माध्यम से या क्वेश्चनों के द्वारा हम किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन सीरीज द्वारा हम स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी PRT TGT के सेक्शन बी को कवर कर रहे हैं, जिसमें क्या है 20 प्रश्नों पर बात करते हैं और 20 प्रश्न दोस्तों स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो दोस्तों उसमें जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आता है बनके, अगर हम बात करें जिस मेथड से, तो उसी प्रकार के क्वेश्चन हम क्या 20 प्रश्न आपको लेकर आते हैं। और जबकि अब तक के हम प्रश्नों पर 340 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं। तो दोस्तों 340 प्रश्न में से ऐसा कोई टॉपिक नहीं है आपका DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी TGT और PRT एग्जाम के लिए कि हमने उसमें से कोई ऐसा टॉपिक जिसमें क्वेश्चन नहीं बनाया हो, क्योंकि 20 प्रश्न में से एक ना एक प्रश्न हर टॉपिक से बनता है। कभी कभी कई सारे प्रश्न एक ही टॉपिक से आ जाते हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक छोड़ा जा रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो सारे टॉपिक मैं कवर करा रही हूँ, आपको तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिटेल टॉपिक चाहिए तो आप उनको अपने पास से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तब आप इन क्वेश्चन की सीरीज से आप किसी भी बहुत बड़े टॉपिक का, छोटे से छोटे टॉपिक का आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन सीरीज के द्वारा अगर आप करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी बहुत सारा पढ़ लेते हैं और समझ नहीं आता, इसलिए दोस्तों बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बेस्ट तरीका है क्वेश्चन सीरीज से, ठीक है। बाकी का आज भी हम 20 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, ठीक है। 20 प्रश्नों पे जो कि हमारा क्वेश्चन सीरीज रहेगा 361 से 380 तक, ठीक है। तो 20 प्रश्न पर ही बात करेंगे हमेशा की जैसे। तो दोस्तों आप कॉपी और पेन ले लीजिए, नोट करते रहिए। अगर आपको नोट्स तैयार करने हैं तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से, आप उसको उसमें नोट कीजिए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको लास्ट में बोलती हूँ आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर समझ नहीं आ रहा है। बाकी का मैं आपसे पूछती हूँ क्वेश्चन आप दोबारा पूछ लीजिए मुझसे, अगर एक बार समझ नहीं आ रहा है आप नोट करते रहेंगे। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप किसी नोट्स की जरूरत पड़े या नोट करने की। आप जो मैं शब्द आपको बोल रही हूँ समझ नहीं आ रहा है तुरंत उसको नोट कर लीजिए। जबकि मैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बताती हूँ कि आज के क्वेश्चन सीरीज में से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बाकी का 361 361 प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों। ऑडियोमीटर किन छात्रों को पहचानने में प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर क्या है? एक मशीन है दोस्तों जिसके द्वारा हम हियरिंग एक्यूटी मेजरमेंट करते हैं या मापते हैं या मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो ऑडियोमीटर के द्वारा हम कौन से छात्रों को पहचानते हैं? तो दोस्तों ऑडियोमीटर क्या है? हियरिंग एक्यूटी को नापने वाला या मापने वाला या मूल्यांकन करने वाला, ठीक है, एक मशीन है, ठीक है। तो कौन से बच्चे आएंगे इसमें? श्रवण बाधित छात्रों को, ठीक है। अब अगर आपको प्रश्न इस तरीके से बन जाए कि श्रवण बाधित छात्रों को पहचानने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो किसका करेंगे? ऑडियोमीटर का, ठीक है। कि ऑडियोमीटर दोस्तों इससे हम पता लगाते हैं कितने डीबी तक सुन रहा है, कितने डीबी तक नहीं सुन पा रहा है। इसके माध्यम से हम किसी भी हेयरिंग एक्यूटी का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है, मूल्यांकन कर सकते हैं एक तरीके से, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 362 न्यूरल नली की गड़बड़ियां, लघुशीलता, हाइड्रोसेफेली की जांच किस विधि से की जाती है। इन्होंने वह विधि पूछी है क्वेश्चन में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूरल नली की गड़बड़ियां, लघुशीलता, हाइड्रोसेफेलिस, जिसे हमने क्या एक किससे संबंधित है? ये बौद्धिक अक्षमता से संबंधित है। हाइड्रोसेफेलिस, माइक्रोसेफेलिस, क्रिटिनिज्म, डाउन सिंड्रोम, ये सारी चीजें। और दोस्तों ये क्या है? तो इनकी जांच किस विधि से की जाती है? हाइड्रोसेफेलिस मतलब जल शीर्ष, मैंने आपको बताया था। अगर आपको टॉपिक इसी डिटेल में देखना है तो आप D.Ed की प्लेलिस्ट में जाइए, पेपर 8 में आपको हाइड्रोसेफेलिस देखने को मिल जाएगा। स्पेशल एजुकेशन हब करके आप सर्च करेंगे हाइड्रोसेफेलिस इन हिंदी, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बड़ा सिर हाइड्रोसेफेली में क्या होता है? बड़ा सिर होता है। माइक्रोसेफेलिस में छोटा सिर होता है, ठीक। तो दोस्तों इसकी जांच हम कब कर सकते हैं? टेस्ट कब कर सकते हैं? पता कब कर सकते हैं? देखिए दोस्तों गर्भावस्था के दौरान हम हाइड्रोसेफेलिस जैसी, डाउन सिंड्रोम जैसी अक्षमताओं, और अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसी अक्षमताओं को भी हम क्या कर सकते हैं?
उनको क्या गर्भ अवस्था में जब बच्चा गर्भ में पल रहा है और हम उनका पता लगा सकते हैं कि बच्चे के अंदर कौन सी स्थिति है, कौन सी अक्षमता है, जैसे हाइड्रोसेफेलस, माइक्रोसेफेलस, डाउन सिंड्रोम का भी टेस्ट है। तो दोस्तों किस विधि के द्वारा करते हैं, तो वह विधि है दोस्तों अल्ट्रा सोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा हम जांच कर सकते हैं इन सभी चीजों की। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर। अगर कोई भी आपको ऑप्शन मिल जाए तो आप लगा देना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 363, कान की कौन सी हड्डी की संरचना घोड़े के खुर के समान होती है, यानी हमारे कान में जो मैलियस, स्टेपेस, इनके जो उसमें पाई जाती हैं हड्डियां जो है कान की, तो उनमें से कौन सी हड्डी की संरचना यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है घोड़े के खुर के समान के जैसे होता है। यानी कि अगर हम खुर की बात करें तो उसका जो शेप है, शू शेप है घोड़े का, ठीक है, और शू शेप के समान होती है। ठीक है, तो वह कौन सी हड्डी है, बोन है, तो वह है दोस्तों स्टेपेस। स्टेपेस। और दोस्तों ये सबसे छोटी हड्डी भी होती है हमारे शरीर की, या हमारे कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, तो वह स्टेपेस है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाकी देखिए नेक्स्ट 364, अंतःकरण को किस नाम से जाना जाता है। तीन भागों में बांटा गया है हमारे कान का, अंतःकान, बाह्य और मिडिल, है ना, ये इंटरनल और बाहर, एक्सटर्नल और मिडिल। तो अंतःकान जिसे मतलब कि इंटरनल ईयर कहा गया है, इंटरनल ईयर को किस नाम से जाना जाता है, तो इंटरनल ईयर को दोस्तों बोनी लेबिरिंथ, बोनी लेबिरिंथ के नाम से जाना जाता है, या बोनी लेबिरिंथ कहा जाता है। बोनी लेबिरिंथ क्या है दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपको, बोनी क्या है, बोनी का मतलब यहाँ हड्डी से बात की गई है, अस्थियां यानी कि हड्डी, और लेबिरिंथ क्या है, एक भूल भुलैया टाइप की दीवार है हमारे कान के अंदर। अगर हम बात करें तो भूल भुलैया टाइप की दीवार है, हड्डियों की दीवार। अगर हम बात करें बोनी जिसे क्या है ना अंधा कान, तो उसमें क्या है भूल भुलैया टाइप की इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है अंदर के कान का, तो क्या है भूल भुलैया टाइप की एक दीवार सी बनी हुई है जिसे बोनी लेबिरिंथ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 365, सांकेतिक भाषा का विकास लगभग किस शताब्दी में हुआ। अब ये आ गया आपका हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अगर मैं इसलिए कह रही हूँ आपको, हर क्वेश्चन सीरीज की क्लास में मैंने आपको बोला है आप स्पेशल एजुकेशन का जो इतिहास है उसको आप रट डालो, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, पूछा है कम से कम आपको 8-10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, पूरे एग्जाम में। सांकेतिक भाषा का विकास लगभग किस शताब्दी में हुआ था, तो वह हुआ था दोस्तों 18वीं शताब्दी को। आप अगर ऐसे भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा ये 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 366, जो मोटर कौशल के साथ दैनिक जीवन की गतिविधियां जैसे ड्रेसिंग, स्नान आदि कराते हैं जिसे। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मोटर कौशल गामक कौशल से हो गया, गामक स्किल्स हो गए, दैनिक जीवन एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग हो गई, ये सारी गतिविधियां जो सिखाते हैं या करना सिखाते हैं, जैसे ड्रेसिंग हो गया और ईटिंग हो गया, ठीक है, बाथिंग हो गया, कौन सिखाता है, तो दोस्तों वह व्यक्ति है व्यवसाय चिकित्सक। ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, क्योंकि इस थेरेपी में क्या होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में दोस्तों एक ऐसी थेरेपी है जिसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं या व्यक्तिगत गतिविधियों को सिखाया जाता है। आपको अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, ऐसी कौन सी चिकित्सा है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत कौशलों एवं गतिविधियों और क्रियाकलापों को सिखाया जाता है, तो वह चिकित्सा व्यवसाय चिकित्सा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा गया है, जो मोटर कौशल के साथ दैनिक जीवन की गतिविधियां ड्रेसिंग, स्नान, ईटिंग वगैरह कराते हैं जिसे कहते हैं
व्यवसाय चिकित्सक। ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वह चिकित्सा कौन सी चिकित्सा है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत कौशलों को, गतिविधियों को, क्रियाकलापों को सिखाया जाता है या उनमें सुधार किया जाता है, तो वह क्या है, व्यवसाय चिकित्सा। ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। नेक्स्ट देखिए 367, EMR बच्चों का IQ कितना होता है। अब EMR का क्या है, एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि शैक्षणिक मानसिक मंदता, जो कि शैक्षणिक वर्गीकरण के अनुसार हमने EMR, TMR, कस्टोडियल जो 3 वर्गीकरण में बांटा था, तो उसमें जो बच्चे शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, तो एजुकेशनल मेंटल रिटार्डेशन जो है उनका IQ लेवल, बुद्धि लब्धि कितनी होगी। ठीक है, तो उनकी बुद्धि लब्धि है दोस्तों 50 से 75 IQ। ठीक, उसके बाद देखिए सीरीज 68, बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है। जिन्होंने बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंट क्वोटिएंट का जो कॉन्सेप्ट दिया है बुद्धि लब्धि का, उनके प्रथम प्रतिपादक पूछ रहा है कि प्रथम प्रतिपादक कौन है। तो प्रथम प्रतिपादक बुद्धि लब्धि के विलियम स्टेन है, विलियम स्टेन। ठीक है, नोट करते जाइए दोस्तों ताकि आपको दिक्कत ना हो समझ में। बाद में क्या होता है ना, हमें समझ नहीं आता, हम दोबारा से वीडियो रिवर्स करते रहेंगे, अगर आप देखोगे समझ आ जाएगा, लेकिन आप सोचो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लास्ट में मैडम जब पूरा भर देंगी वर्ड और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, रखा रहेगा, स्क्रीनशॉट नहीं रखा रह जाता है, डिलीट हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप एक काम करो, कॉपी और पेन ले लो। अगर आपको ऐसे भी नहीं लिखना है तो क्वेश्चन नंबर डालकर तुरंत का तुरंत आप उसका आंसर नोट करते रहिए अगर समझ नहीं आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सीरीज 69, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किस चिंतन से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूपी टेट और सुपर टेट में पूछा गया है। ये सीटेट में मैंने जो करा है तो शायद नहीं पूछा है ये, लेकिन सुपर टेट और यूपी टेट दोनों में पूछा गया है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किस चिंतन से संबंधित है, तो अपसारी चिंतन से संबंधित है। अपसारी चिंतन। ठीक, 370, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं 3 हैं। अगर पूछे कि शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाओं के प्रकार हैं तो 3 प्रकार हैं। अगर आपको डिटेल में नहीं है पता है तो 3 प्रकार हैं। अब वे कौन कौन सी हैं तो दोस्तों नोट कर लीजिए। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, सबसे पहले उद्देश्य है उनका, ठीक, फिर अधिगम अनुभव क्रियाएं, अधिगम अनुभव क्रियाएं, ठीक, और तीसरा है छात्र का मूल्यांकन, छात्र का मूल्यांकन। ठीक है, ये 3 मूल प्रक्रियाएं हैं शिक्षण अधिगम की, जिसमें उनका क्या शिक्षण अधिगम का या शिक्षण, अगर हम बात करें किसी भी शिक्षक आगे शिक्षण अधिगम का एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को प्राप्त करना। तो अधिगम अनुभव की क्रियाएं यानी कि अधिगम अनुभव सीखने के लिए अनुभव के सीखना या अनुभव के लिए जो क्रियाएं की जा रही है वे भी एक मूल प्रक्रियाएं हैं। तो अधिगम अनुभव की क्रियाएं, ठीक, फिर उसके बाद आ जाएगा क्रियाओं के बाद जब बच्चा कर लेगा, कार्यान्वयन किया जाएगा कार्यक्रम को, उसके बाद छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं 3 मूल प्रक्रियाएं हैं, उद्देश्य, अधिगम अनुभव क्रियाएं और छात्र का मूल्यांकन। नेक्स्ट देखिए 371, समस्या को समझना, आंकड़ों को इकट्ठा करना, क्रियान्वयन, निष्कर्ष, मूल्यांकन आदि सभी हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए कि सबसे पहले अगर मान लीजिए हम किसी कार्य को करते हैं, किसी कार्य को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसी कौन सी प्रक्रिया या कार्य है जिसमें सबसे पहले हम समस्या को समझते हैं। किसी भी समस्या को समझना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं
और उसके बाद हम क्या करते हैं, कार्य करना लागू कर देते हैं। उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसका मूल्यांकन करते हैं, क्या हुआ, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया, या क्या कारण रहा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी क्या है, ये समस्या समाधान विधि के सोपान हैं। समस्या समाधान विधि के सोपान हैं। ठीक, समस्या समाधान विधि के, देखिए दोस्तों किसी भी समस्या का हम समाधान करेंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम को जानेंगे कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आखिर प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहले यही बात आती है, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाए सबसे पहले अरे प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम देखो क्या समस्या आ रही है, सबसे पहले हम समस्या को समझेंगे। ठीक है, कब आ रही, क्यों आ रही है समस्या, उस समस्या को समझ लिया, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, सुलझाने के लिए आंकड़े इकट्ठे करेंगे, इससे पूछो उससे पूछो, कोई भी समस्या है डॉक्टर के पास जाओ या किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ या किसी हम मतलब बहुत सारी चीजें क्या आ जाएंगी, काउंसलर के पास जाओ। तो उसके बाद आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद आंकड़े इकट्ठे के बाद किसी भी कार्य को हम लागू कर देंगे ताकि हमारी समस्या समाधान तक पहुंच सके, तो क्रियान्वयन हो जाएगा। उसके बाद समस्या जब कार्यक्रम पूरा हो जाएगा एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो ये समस्या समाधान विधि के सोपान है। अगर क्वेश्चन आ जाए समस्या समाधान विधि के सोपान, ठीक है, तो ये आप नोट कर लो, समस्या को समझना, आंकड़ों को इकट्ठा करना, क्रियान्वयन करना, निष्कर्ष और मूल्यांकन, ये समस्या समाधान विधि के सोपान है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपको इतना मिल जाएगा और बाकी ये क्या मिल जाएंगे आपको ऑप्शन में दिखाई दे जाएंगे, 3 ऑप्शन में इन सबको कर देंगे और एक ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो आप ये सभी आप देख लीजिए, पहले शब्द क्या क्या है आप इनको नोट कर लीजिए एक बार। ठीक, नेक्स्ट देखिए 372, व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को क्या कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति उत्तेजित अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है, मान लीजिए अगर मैं कोई भी अगर सैड न्यूज सुन लेती हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, तो क्या हो गया, मेरी एक उत्तेजित अवस्था हो गई। कोई खुशी जैसी, कोई खुशी किसी प्रकार की अगर मैं सुन लेती हूँ, गुड न्यूज सुन लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा हंसूंगी, तो एक उत्तेजित अवस्था हो गई। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि बहुत ज्यादा परेशान हूँ तो भी एक उत्तेजित अवस्था। तो दोस्तों व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को क्या कहा जाएगा, जब व्यक्ति उत्तेजित अवस्था को प्रदर्शित करता है तो कहीं ना कहीं उसके संवेग प्रदर्शित होते हैं। तो व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि संवेग क्या है, तो व्यक्ति द्वारा उत्तेजित अवस्था प्रदर्शित होना संवेग कहलाता है। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर ले, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन नोट करते रहे। नेक्स्ट देखिए 373, मैकग्यूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है। तो मैकग्यूगल के अनुसार, ये मैं दोबारा दूसरी बार करा रही हूँ, शायद ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, एक बार मैं करा चुकी हूँ। तो ये 14 प्रकार की है, क्योंकि लास्ट टाइम में हमने क्वेश्चन इस तरीके से किया था, मुझे याद है कि किस 14 प्रकार के संवेगों की संख्या किसने दी है, तो मैकग्यूगल को बताया था मैंने। और ये क्वेश्चन दोबारा से इस तरीके से पूछा जा रहा है आपसे कि मैकग्यूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है, तो 14 है मैकग्यूगल के अनुसार। नेक्स्ट देखिए 374, प्रोत्साहन, पुरस्कार, आकांक्षाएं, दंड, सामाजिक प्रतिमान, भय आदि कौन से कारकों से संबंधित है। तो वे कौन से फैक्टर्स है जिसमें क्या है, प्रोत्साहित किया जाता है, पुरस्कार दिया जा रहा है, उनसे एक्सेप्टेशंस है, आकांक्षाएं हैं, दंड दिया जा रहा है, सामाजिक प्रतिमान और भय, ठीक है, डराया भी जा रहा है, तो कौन से कारकों से संबंधित है। दोस्तों देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर प्रोत्साहन, पुरस्कार, आकांक्षाएं, ठीक है, भय होता है, तो दोस्तों किसी भी कार्य करने के लिए कोई भी व्यक्ति तब कार्य करता है जब वह व्यक्ति का प्रोत्साहन मिले, पुरस्कार मिले, आकांक्षाएं, दंड, समान प्रतिमान या भय। समझ रहे हो। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है अभिप्रेरणा से। अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के या उत्पन्न करने से।
जब भी हम किसी व्यक्ति को मोटिवेशन करते हैं, मोटिवेट करेंगे किसी कार्य को करने के लिए, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, किसी भी लक्ष्य को या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को प्रोत्साहित कर सकते हैं पुरस्कार देकर, आकांक्षाएं उससे हम चाहते हैं कि आप एक बहुत बड़े व्यक्ति, महापुरुष बनो, तो मेरी आकांक्षाएं हो गई, ठीक है, मैं डराऊंगी उनको सामाजिक प्रतिमान की, तुम्हारे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ठीक है, सामाजिक प्रतिमान भय, या फिर मैं उसको डरा के अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आप समझ लेना, मतलब मैं डराकर उसको मोटिवेट किसी ना किसी रूप से मुझे उसके अंदर अभिप्रेरणा को उत्पन्न करना है। तो प्रोत्साहन, पुरस्कार, आकांक्षाएं, दंड, सामाजिक प्रतिमान, भय आदि किस कारक से संबंधित है? अभिप्रेरणा उत्पन्न करने से। नेक्स्ट देखिए 375, सीखने सिखाने की विधियां कौन कौन सी हैं? अब देखिए दोस्तों, सिखाने की विधियां तो बहुत सारी हैं। अगर मैं बात करूं कि जब एक शिक्षक और बच्चे हैं तो वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया या कार्य होता है। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया देखिए, सबसे पहले है दोस्तों शिक्षक की योग्यता, शिक्षक योग्यता, ठीक है। सीखने सिखाने के लिए शिक्षक की योग्यता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई भी शिक्षक अपने पाठ्य वस्तु या विषय में परिपूर्ण और परिपक्व होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, उसके अंदर धैर्य और दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। फिर दूसरा देखिए वातावरण, सीखने सिखाने के लिए वातावरण ऐसा हो जिसमें क्या है, व्यक्ति कोई भी चीज सिखा सके या दूसरा व्यक्ति उस चीज को सीख सके, ग्रहण कर सके। और आनुवांशिकता के अनुसार, ठीक है। और नेक्स्ट होगा दोस्तों अवसर। अगर हम किसी भी चीज को सीखने के अवसर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हम सीखेंगे और सिखाएंगे, ठीक है। अब इसमें अगर आप बात करें सीखने सिखाने की विधियां कैसे हो सकती हैं, शिक्षक अगर योग्य होगा तो वातावरण को निर्मित कर लेगा या उस किसी भी वातावरण में किसी भी कार्य अवधारणा को सिखा पाएगा, ठीक है, किसी भी क्रियाकलाप को। उनके आनुवांशिकता के अनुसार उन बच्चों की पहचान करके कि बच्चा कैसे सीख रहा है, उसकी क्षमताएं क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसका स्तर क्या है। तो और उसके बाद क्या होगा, अगर अवसर प्राप्त कराए जाए तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सीखने सिखाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वातावरण और उसका अवसर, उसे अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 376, बच्चों की कमियों त्रुटियों को सुधारने के लिए कौन सा शिक्षण किया जाता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम कोई भी कार्यक्रम करा रहे हैं, बच्चों को कोई भी क्रियाकलाप करा रहे हैं, ठीक है, शैक्षणिक कार्यक्रम करा रहे हैं, मान लीजिए कक्षा में हमने बहुत सारा उसको क्या किया, शिक्षण कराया। उसके बाद हमने क्या करा, उनको परीक्षा दी, परीक्षा कराई उनकी। उसके बाद हमने क्या किया, मूल्यांकन किया। मूल्यांकन से ये निकल के आया कि कोई भी छात्र किसी कार्यवश या किसी कारणवश सीख नहीं पाया। वह क्यों नहीं सीख पाया? हो सकता है हमारी शिक्षण शैली में कमी हो, ठीक है, या हो सकता है उसका अधिगम शैली अलग हो, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण या किसी भी कारण। तो दोस्तों उस कमी को दूर करने के लिए बच्चे द्वारा जो त्रुटि हुई है उनको सुधारने के लिए कौन सा शिक्षण किया जाता है? तो दोस्तों वह है उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग, ठीक है। तो दोस्तों बच्चों की कमियों त्रुटियों को सुधारने के लिए कौन सा शिक्षण किया जाता है? तो रिमेडियल टीचिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 377, अधिगम अक्षमता वाले छात्रों की समस्याओं को दूर कौन से शिक्षण द्वारा किया जा सकता है? यानी कि समस्याओं को दूर कौन से शिक्षण द्वारा किया जा सकता है, वो भी कौन से? अधिगम अक्षमता वाले। दोस्तों लर्निंग डिसेबल्ड जो हमारे स्टूडेंट होते हैं या हम बात करें जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं, वे केवल शैक्षणिक पक्षों में ही संघर्ष करते हैं। अगर हम बात करें पढ़ने जैसी समस्या, ठीक है, पठन विकार, लिखने जैसी समस्या, ठीक है, डिस्ग्राफिया हो गया, ठीक है, और गणना संबंधी समस्या, ठीक है, गणित यानी कि डिस्कैलकुलिया जैसा उनके साथ विकार हो गया, ठीक है। ऐसी चीजें दोस्तों देखिए केवल वे क्या करेंगे, जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं
पढ़ने जैसी समस्याओं या पढ़ने जैसी कई ऐसी क्रियाएं अगर हम बात करें जिनमें या कुछ पक्ष हो सकते हैं या कौशल कह सकते हैं जिनमें वे विशेष रूप से संघर्ष करते हैं। किसी बच्चे को पढ़ने में समस्या, किसी को लिखने में समस्या, किसी को देखने में समस्या, वो दोस्तों वह क्या है, अधिगम यानी कि सीखने के कुछ पक्षों में संघर्ष कर रही हैं। तो उनकी जो संघर्ष कर रहे हैं जिन पक्षों में, उन पक्षों को सुधारने के लिए, ठीक है, अधिगम को सुधारने के लिए अगर हम बात करें तो अधिगम अक्षमता वाले छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सा शिक्षण या किस शिक्षण के द्वारा दूर किया जा सकता है, तो वह भी क्या है, उपचारात्मक शिक्षण, जिसे रिमेडियल टीचिंग कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक, नेक्स्ट देखिए 378, शिक्षण के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, यानी कि शिक्षण के लिए सबसे अच्छी विधि अगर हम बात करें जिसमें बच्चा अनुभव के द्वारा सीखेगा, अवसर के साथ सीखेगा, तो वह और स्वयं से सीखेगा, करके सीखेगा, तो सबसे अच्छी विधि है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड यानी कि प्रोजेक्ट विधि। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 379, औपचारिक शिक्षा के दो विशेषताएं, यानी कि औपचारिक शिक्षा की दो विशेषताएं बतानी है। औपचारिक अनौपचारिक दो प्रकार की होती है। अनौपचारिक क्या होती है दोस्तों, जिसका कोई समय, स्थान और पाठ्यक्रम, यानी कि ना तो निश्चित समय होता है, ना निश्चित स्थान होता है, ठीक है, ना ही निश्चित पाठ्यक्रम होता है, ना ही निश्चित विषय होता है, तो वह क्या है, अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा की दो विशेषताएं हैं दोस्तों, निश्चित समय और दूसरा स्थान। औपचारिक शिक्षा का एक तो निश्चित समय होगा, इस समय से इस समय तक, और एक निश्चित स्थान जरूर होगा, ठीक है, तब वह क्या कहलाएगी, एक औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 380, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, जांघ में, थाई में, ठीक, और उसके बाद या हम बात करें कौन सी है, उसका नाम क्या है, तो वह है फीमर, ठीक है, फीमर। अब देखिए दोस्तों, आज भी हमने क्या 20 प्रश्नों पर बात किया है, जिसमें आप मोस्ट इंपोर्टेंट आप देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन 361 मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, और 362 भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको देखने को नहीं मिला होगा ये क्वेश्चन भी। और अगर हम बात करें सांकेतिक, ये तो आपका हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन से आ गया। फिर आप ले लीजिए प्रतिपादक। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किस चिंतन से संबंधित है, अपसारी चिंतन के ब्रैकेट में आपको सृजनात्मक भी मिल जाएगा, सृजनात्मक, ठीक है, ध्यान रखना, इसको आप गलत मत कर देना कि नहीं भैया हमने तो अपसारी चिंतन पढ़ा था, ब्रैकेट में सृजनात्मक है, तो सृजनात्मक चिंतन क्या है, अपसारी चिंतन से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी अगर हम बात करें समस्या विधि के, समस्या समाधान विधि के सोपान आप नोट कर लीजिए, ठीक है, और अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के कारक याद कर लीजिए, आप इसको नोट कीजिए, ठीक। और उसके बाद अधिगम अक्षमता वाले छात्रों की समस्याओं को दूर हम किस शिक्षण द्वारा कर सकते हैं, तो रिमीडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। बाकी तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए। और जिस तरीके से, क्योंकि हर क्वेश्चन का मैं आपको दो मेथड बताती हूँ कि दो मेथड से किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे क्वेश्चन, तो आप उसी के द्वारा आप दोनों प्रकार जो क्वेश्चन के प्रकार बताती हूँ दोनों को नोट कर लीजिए। और दोस्तों अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है या कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों थैंक यू।